हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पूजा वर्मा एजुकेशन पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 को कवर करता है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, फिर पढ़ेंगे हम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट टाइप एंड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और लास्ट हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जनरल इंट्रोडक्शन। द फंडामेंटल राइट्स आर enshrined in part 3 of the constitution from article 12 to 35. In this regard, the framers of the constitution derived inspiration from the constitution of USA Bill of Rights. Part 3 of Constitution is rightly described as Magna Carta of India. जो संविधान है आपका भारत का, उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के मूल अधिकारों का विवरण करता है। इस संबंध में संविधान निर्माता जो इसके निर्माणकर्ता थे, उन्होंने इस पोर्शन को जो बनाया है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर बनाया है। संविधान का जो भाग 3 है वो उसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ मेन बातें और हैं जो जानने के लिए ज़रूरी हैं। जो भारत का मूल अधिकारों का विवरण है, जितना विवरण हमारे संविधान के मूल अधिकारों का विवरण यहाँ पर मिलता है, वो किसी विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर meant for promoting the ideal of political democracy. They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedoms of the people against the invasion by the state. They operate as a limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. In short, they aim to establishing a government of laws and not of men. इसका मतलब है मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि इसके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। The fundamental also in the sense that they are most essential for the all-round development, material, intellectual, moral and spiritual of the individuals. इसका तात्पर्य यह है, मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्तियों के चहुमुखी विकास यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। इसका पहला फीचर है जस्टिसिएबल, यानी कि ये न्यायपूर्ण तरीका है, मतलब कि ये न्याय देने के लिए सक्षम है। और ये जो इसकी स्पेशल फीचर है, इसको लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। सेकंड जो इसका स्पेशल फीचर है वो ये है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब है ये रेस्ट्रिक्शन के साथ अलाउड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है, दे आर नॉट स्कैरोस्क्रेट
और परमानेंट। ये इसका मतलब परमानेंट नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है अमेंडमेंट के थ्रू। इसका नेक्स्ट फीचर है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 और 21। इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, यानी कि बर्खास्त किया जा सकता है इनको, बट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबको ये सस्पेंड किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप एंड कैटेगरीज की। तो यहाँ पर हमारे टोटल पहले 7 टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स थे, बट इनको बाद में एक डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और इस हिसाब से ये यहाँ पर 6 रह जाते हैं। पर अभी हम बात देखेंगे सीरीज वाइज 7 कौन कौन से थे। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आपके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के कवर होते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। 6 है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, ये डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। 7th एंड लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में डिफाइन किया गया है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 डिस्क्राइब करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, कि जहाँ पर हम राज्य मानेंगे या स्टेट मानेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो इसमें चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे आते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। सेकंड आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड में आते हैं हमारे लोकल बॉडीज़ लाइक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। फोर्थ में हमारे आते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक लीगल और स्टेट्यूट्स, फंड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा फंड किए जाते हैं वो। नेक्स्ट होते हैं फोर्थ वाले में फंक्शंस ऑफ स्टेट, जो फंक्शंस स्टेट द्वारा प्रमोट किए जाते हैं वो। और कंट्रोल ऑफ स्टेट, जो बॉडीज़ आपकी स्टेट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं LIC, ONGC और सेल एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, जो रिलेट करता है जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू आप कह सकते हैं जैसे कि आपका कोई भी केस आते हैं, तो जो लीडिंग केस होते हैं उन पर जो रिव्यू दिए जाते हैं वो जुडिशियल रिव्यू कहलाते हैं। तो इसके जो प्रोविजंस है वो इस प्रकार है। पहला है इसका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये पहले से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी इफेक्ट करता है। सेकेंड है आपका स्टेट कैन नॉट मेक द लॉ, इसमें डिफाइन किया हुआ है कि स्टेट कोई भी लॉ इसके रिगार्डिंग नहीं बना सकती है ये। और थर्ड है हमारा लॉ, ये अपने आप में एक लॉ होता है। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भी इसमें जुडिशियल रिव्यू ऐड किए जा सकते हैं। बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ आर्टिकल 13। डॉक्ट्रिन्स ऑफ आर्टिकल 13 में 4 तरह के डॉक्ट्रिन्स है हमारे पास। पहला है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी कि अगर किसी फंडामेंटल राइट्स में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हटाना है तो उस टाइम पे जो उसका डिवीजन होगा उसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी मीन्स सेपरेशन, किसी चीज़ में से सिर्फ एक पार्ट को हटा देना, उसे बिल्कुल अलग कर देना सेपरेशन कहलाता है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी कहलाती है। थर्ड है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स, इससे हम रिलेट कर सकते हैं टू गिव ओवर फंडामेंटल राइट्स टू अदर मेक लॉ, मतलब कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल हो सकती है कोई अदर फंडामेंटल राइट बनाने के लिए, तो हम उसके लिए लॉ बना सकते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि पार्लियामेंट द्वारा इस्टेब्लिश होना चाहिए, और जुडिशियल रिव्यू द्वारा भी उसका पूरा नेशनलाइजेशन होना चाहिए, कि उसमें कोई भी आपका जो पहले के फंडामेंटल राइट्स है वो ओवरलैप ना हो।
अब हम बात करते हैं हमारे पहले फंडामेंटल राइट की, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। इसके अंदर आपके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के कवर होते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके इसके बारे में। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब आप कह सकते हैं ऑल आर इक्वल इन द आइस ऑफ लॉ, यानी कि कानून के मामले में सभी को एक समान रखा जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, सेकंड है एमपी और एमएलएस के लिए, और थर्ड है डिप्लोमेट्स यानी कि यूएनओ से रिलेटेड जो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि आपको जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी कि इसे आप कहेंगे कि लोगों को 5 क्राइटेरियाज पे ये देखा जाता है कि दे आर एलिजिबल टू राइट टू इक्वलिटी, यानी कि आपको किसी रिलीजन के होने पर आपको अलग नहीं किया जाएगा, या किसी कास्ट या किसी प्लेस ऑफ बर्थ के तौर पे आपको आपके समानता के अधिकार से विमुख नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें आप कह सकते हैं कि आपको कोई भी पब्लिक यानी कि अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वलिटी प्रदान की जाएगी, जैसे कि स्टेट विल प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि आपको जो 5 क्राइटेरिया थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो है ही है। इसके अलावा 2 और क्राइटेरिया होते हैं इसमें, रेजिडेंस और डिसेंट। इनको सातों चीज़ों को मिलाकर आपको आपकी किसी भी अपॉर्चुनिटी को, यानी कि आपका कोई भी, आप कहीं भी अप्लाई करते हो गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो आपको उससे आपके अधिकार को छीना नहीं जा सकता कि आप इस कास्ट से रिलेट करते हो या इस चीज़ से रिलेट करते हो तो आपको ये चीज़ नहीं दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आपका अधिकार है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत वाली चीज़ें होती हैं उसका यहाँ पर बिल्कुल एबोल्यूशन यानी कि उसे समाप्त कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नो दैट इट कैन बी प्रैक्टिस्ड अनटचेबिलिटी। प्रैक्टिस ऑफ एनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ फॉरबिडन, इट इज़ एन ऑफिस अंडर लॉ। मतलब कि अगर कोई भी आपके साथ छुआछूत वाली चीज़ों से वाली चीज़ें करता है, कि आपसे थोड़ी दूरी बना के रखता है, तो आप उस ये लॉ के अकॉर्डिंग एक अपराध है, तो आप इसके विरुद्ध अपना राइट टू इक्वलिटी कर सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 18 की, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। इसके कुछ प्रोविजंस हैं। इंडियन स्टेट विल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक एक्सलेंस। जो हमारा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ के स्टेट में किसी को भी टाइटल यूज़ करने के लिए परमिशन नहीं देता है, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक एक्सलेंस को छोड़ के। सेकेंड इसका प्रोविज़न है, सिटीज़न ऑफ इंडिया और स्लैश टाइटल इज़ इन फॉरेन। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में इंडिया का टाइटल यूज़ नहीं फॉरेन के थ्रू इंडिया का टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हैं। थर्ड है इसका, फॉरेन सिटीजन कैन टेक अप टाइटल विथ परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो फॉरेन सिटीजन होंगे वो टाइटल यूज़ कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की परमिशन उन्हें मिलेगी तो। फोर्थ है, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट इम्यूलमेंट्स ऑफिस फ्रॉम फॉरेन विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी पर्सन जो गिफ्ट फॉरेन से ले सकता है या कोई सैलरी या ऑफिस ले सकता है, पर उसी कंडीशन में जब ये प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट करे तब। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की, राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 से लेके 22 तक के कवर होते हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 रिलेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 रिगार्डिंग फ्रीडम्स ऑफ। इसमें आपको 6 तरह की फ्रीडम्स मिलती हैं। पहली है स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
हर व्यक्ति को बोलने और अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। दूसरा है असेंबली, आपको कोई भी किसी भी तरह की असेंबली करने का अधिकार है। एसोसिएशन, आप किसी भी तरह के संघ का निर्माण कर सकते हैं, यह आपको अधिकार है। मूवमेंट, यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया में या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं। पांचवा है हमारा रेजिडेंस। रेजिडेंस यानी कि आप कहीं के मूल निवासी हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं और भी अपना रेजिडेंस चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा प्रोफेशन, यानी कि आपको पूरा अधिकार होता है कि आप अपने प्रोफेशन को चुनें और उस पर अपना वर्क करें, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 रिलेट करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यह आर्टिकल कहता है अपराध के लिए किसी भी पर्सन को दोषी ठहराया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग उसे क्या प्रोटेक्शन दिए जाएंगे, इससे ये रिलेट करता है। और एक अपराध के लिए एक अपराधी को एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें दिया गया है किसी पर्सन को उसके जीवन से वंचित नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये रिलेट करता है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए, वो भी निःशुल्क। बात करते हैं आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे किस तरह की प्रोटेक्शन मिलेगी, वो एक लॉयर अपॉइंट कर सकता है या नहीं कर सकता, 24 आवर्स के अंदर लॉयर से कंसल्ट कर सकता है कि नहीं, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर दी हुई हैं। डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन होता है बंदी बना लेना, किसी को कैद करके रखना और उसके रिगार्डिंग उसे रूल्स देखने को जो मिलते हैं वो इस आर्टिकल के थ्रू हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर आपके आर्टिकल 23 और 24 डिफाइन होते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 23 की, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिकिंग क्या होता है? खरीद और बिक्री की जाती है ह्यूमन बींग्स के में, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ठीक है। और फोर्स लेबर क्या होता है? किसी पर्सन को ज़बरदस्ती काम कराया जाता है या फिर काम तो कराया जाता है पर उसे पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फोर्स लेबर। इन सब पर रोक लगा दी गई है और अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस पर लॉ बना सकती है। बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। 6 से 14 साल तक के बच्चों को हेजार्डियस एक्टिविटीज़ यानी कि फैक्ट्रीज़ में या कमर्शियल लेबर पर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता या काम नहीं करवाया जा सकता, ये अगेंस्ट लॉ होता है। अब है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसके अंदर आपके आर्टिकल कवर होते हैं 25 से लेके 28 तक के। देखते हैं आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेशन ऑफ रिलीजन। ये कहता है किसी भी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने का सभी को अधिकार है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये आर्टिकल कहता है इस पर स्टेट किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा सकती है कि आप किसी भी आप रिलीजियस जो अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, ये आपको पूरा अधिकार होता है। आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 27 कहता है अगर किसी पैसे को धर्म के प्रचार में यूज़ किया जाता है वहाँ पर स्टेट कोई टैक्स नहीं मांग सकती है। आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
किसी को उस इंस्टीट्यूशन में जिस इंस्टीट्यूशन को स्टेट द्वारा फंडिंग किया जाता है वर्शिप के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई मुस्लिम पर्सन अगर किसी हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो हिंदू वो रिलीजियस रूल्स फॉलो करे इन द सेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने फंडामेंटल राइट की, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके अंदर आपके 29 से लेके 30 तक के आर्टिकल कवर होते हैं। तो बात करते हैं आर्टिकल 29 की, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। सभी पर्सन्स के पास अपने लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और कल्चर होते हैं और उनका अपना अधिकार होता है कि वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को उन्हें प्रिजर्व करके रखने का अधिकार सभी को प्रदान किया जाता है बाय लॉ। बात करते हैं आर्टिकल 30 की, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ कैटेगरी के लोगों को अधिकार है कि वह एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि आपके जो बाकी के 5 आपके फंडामेंटल राइट्स थे उनके लिए क्या उपचार किए जा सकते हैं वो आपके इस फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, जिसमें आपका आर्टिकल 32 डिफाइन किया गया है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द 5 रिट्स। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने की जिम्मेदारी किसकी है, यह इसके अंदर बताया गया है। अगर किसी को उसके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इन 5 रेट्स की मदद से फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराएगी। अब ये 5 रेट्स क्या हैं वो देखिए। पहली होती है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, जिससे आप कह सकते हैं किसी को कैद कर लिया गया है या जिसे कैद किया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, और उसकी लीगलिटी को देख सकती है कि इसे लीगली कैद किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी रेट है वो है मिंडामस। इसका मतलब होता है वी कमांड, जिससे आप कह सकते हैं कोई पब्लिक ऑफिसर अपना ड्यूटी नहीं करता है या सही तरीके से उसको ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकती है कि अपनी ड्यूटी को वो सही तरीके से करे। नेक्स्ट हमारी रेट है प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन का सेंस है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर देगी कि ये काम आपके क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता है और आप ये नहीं कर सकते, तो ये होगा आपका प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है हमारी सेंट्रियोरेरी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। तो जैसा कि इसके मीन से पता चल रहा है, हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट को लेबर कोर्ट को ऑर्डर जारी कर सकती है कि किसी भी सर्टेन कंडीशन में कि आप उससे उस केस से रिलेटेड आपकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची या आप कहाँ तक इसका वर्क चल रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी रेट है को वारंटो। इसका मीन्स होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, जिसे आप कह सकते हैं किसी पब्लिक ऑफिस में कोई पर्सन है जो लीगली है वहाँ पर स्टेबल, यानी कि उसे वहीं पर अपॉइंट किया गया है लीगली या नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है और उसका इन्वेस्टिगेशन करा सकती है कि वो लीगल पर्सन है या नहीं। अब हम बात करते हैं अपने कुछ और आर्टिकल्स की, तो ये हैं वो आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। ये रिलेट करते हैं आर्टिकल 33 के थ्रू। empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces। इसका मतलब है जितने भी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है और ये लॉ पार्लियामेंट लाती है। नेक्स्ट है मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स।
ये आपके आते हैं आर्टिकल 34 में। प्रोवाइड्स फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया के किसी भी पार्ट में टेरिटरी या फिर किसी टेरिटरी में अगर मार्शियल लॉ यानी कि मिलिट्री एरिया में लॉ इन्फोर्स होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्शन के थ्रू उन्हें दिया जाता है, यानी कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनमें थोड़े से रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ये इसमें आर्टिकल 35 डिफाइन है। दिस आर्टिकल लेज डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो ये थे हमारे पूरे फंडामेंटल राइट्स। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग